हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं राकेश कुमावत स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीकर में। तो स्टूडेंट्स, अपन ने तीसरा जो लेसन था वह कंप्लीट कर लिया है, और अगर किसी ने वह वीडियो नहीं देखे हैं तीसरे लेसन के, जो मैंने 6 वीडियो अपलोड किए थे, अगर किसी स्टूडेंट्स ने नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हो, या जो ये वीडियो आप देख रहे हो इसकी डिस्क्रिप्शन लिंक दी हुई है, उस पर भी आप वो वीडियो प्राप्त कर सकते हो। तो उनके द्वारा आप उन्हें वीडियो को देखकर नोट्स बना सकते हो। आज अपन चालू कर रहे हैं लेसन 6, जिसे खरीफ की फसलों के रोग, पार्ट का नाम है खरीफ की फसलों के रोग। और इस पार्ट में मुख्य रूप से अपन 2 फसलों के रोग जो हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। फर्स्ट तो है बाजरे का मृदुरोमिल आसिता या हरित बाली रोग, और सेकंड है बाजरे का अरगट चेपा रोग। इनके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कहूँगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो सबसे पहले तो अपने को हेडिंग यही लगानी है कि लेसन 6 पार्ट का नाम खरीफ की फसलों के रोग। फिर हेडिंग लगानी अपने को खरीफ की फसलों के प्रमुख रोग, जिस कारण, लक्षण और नियंत्रण, जिसमें अपना फर्स्ट रोग रहेगा ये बाजरे का मृदुल रोमिल आसिता या हरित बाली रोग। ये फर्स्ट हेडिंग अपनी रहेगी। सबसे पहले तो अपने को ये पता होनी चाहिए खरीफ की फसल कहते किसे हैं। तो खरीफ की फसल किसे कहते हैं? खरीफ की फसल अपन कह सकते हैं कि जो गर्मियों में बोई जाती है, और सर्दियों के अंदर अपन कह सकते हैं कि उसकी कटाई होती है। गर्मियों में बोई जाती है, लगभग अपन कहते हैं कि अक्टूबर नवंबर में उसकी कटाई वगैरह क्या होती है, संभव होती है। तो वह खरीफ की फसल कहलाती है। अब अपन देखते हैं बाजरे का मुख्य रूप से दे रखा है कि बाजरे का हरित बाली रोग क्या होता है। इसके बारे में अपन आज थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि इस रोग में होता क्या है। तो देखिए, इस रोग के बारे में स्थानीय भाषा में इसे जोगिया रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो जरूर याद रखिए कि बाजरे का जो हरित बाली रोग होता है उसे जोगिया रोग के नाम से भी जानते हैं। और सर्वप्रथम भारत में इस रोग को ईजे बटलर ने 1907 में खोजा था। ईजे बटलर के द्वारा 1907 में इस रोग की खोज हुई थी। और बाजरे की फसल को सर्वाधिक 10 से 66% तक नुकसान पहुंचाने वाला यह रोग भारत में बाजरा उगाए जाने वाले सभी स्थानों पर पाया जाता है। बाजरा उगाए जाने वाले जितने भी स्थान भारत में, उन सभी पर यह पाया जाता है उनमें। अब इस रोग के अगर लक्षणों की बात की जाए तो देखिए, लक्षणों के आधार पर इस रोग को 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो होता है मृदुरोमिल आसिता रोग, एक तो होता है मृदुरोमिल आसिता रोग, और एक होता है हरित बाली अवस्था रोग होता है। सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे मृदुरोमिल आसिता रोग के बारे में। तो इस अवस्था के जो लक्षण होते हैं वे मुख्य रूप से अपन कहते हैं कि पत्तियों पर प्रदर्शित होते हैं। जैसे कि डायग्राम में पत्तियां भी दिखाई गई है, लेकिन अपने को स्पष्ट यहाँ पर डायग्राम दिख नहीं पा रहा है, इसलिए अपन देख नहीं पा रहे। तो ये पत्तियों पर प्रभावित होने वाला क्या होता है, रोग होता है। इसमें पत्तियां वगैरह क्या हो जाती है, पीली पड़ जाती है, पौधे बौने रह जाते हैं, पत्तियों पर पीले सफ़ेद धारियां बन जाती है। ये स्थिति इनमें अपने को देखने को मिलती है। जैसे कि यह पत्तियां वगैरह क्या हो जाती है, इसमें पीली वगैरह हो जाती है। ये अपने को इसमें देखने को मिलता है मृदुल आसिता। यह जो अगला डायग्राम है, यह तो हरित बाली जो रोग होता है उसे प्रदर्शित करता है। तो देखिए, सबसे पहले अपन मृदुल आसिता रोग हेडिंग लगाइए। इसमें इस अवस्था के जो लक्षण होते हैं पत्तियों पर दिखाई देते हैं, और इसका जो रोगजनक होता है वह पौधों पर क्या होता है, सर्वांगी संक्रमण करने का कार्य करता है। इसका जो रोगजनक होता है वह पौधों पर क्या करता है, सर्वांगी संक्रमण करने का कार्य करता है। फिर आगे, रोगग्रस्त जो पत्तियां होती है वो पीली पड़ जाती है तथा पौधे बौने रह जाते हैं। रोगग्रसित पत्तियों पर पीली सफ़ेद लंबी धारियां भी बन जाती है तथा ऐसी पत्तियों की निचली सतह पर धारियों के नीचे सफ़ेद धूसर रंग की फफूंद की मृदुरोमिल वृद्धि दिखाई देती है।
यानी अपन कहेंगे कि इस रोग में मुख्य रूप से क्या होता है कि पौधे बौने रह जाते हैं, रोग ग्रसित पत्तियों पर पीले सफ़ेद धारियां बन जाएगी और पत्तियों की निचली सतह पर जो धारियां होती हैं उनके नीचे सफ़ेद धूसर रंग की फफूंद जमाव हो जाती है। फिर आगे देखते हैं, बाद में ये जो धारियां होती है भूरी पड़ जाती है और ग्रसित पत्तियां क्या होती है, एंटी हुई तथा झुर्री के लिए हुए दिखाई देती है, यानी एंटन आ जाती है उनमें और झुर्रियां पड़ जाती हैं। तो वो तो था अपने मृदुल रोग वाला, मृदु रोमिलासिता रोग। अब जो सेकंड जो हरित बाली अवस्था रोग होता है उसमें देखिए क्या होता है कि इस अवस्था के लक्षण पुष्प क्रम पर दिखाई देते हैं। पुष्प क्रम जो होता है पुष्प का, उस पर दिखाई देते हैं। रोगी पौधों पर या तो बालियां बनती ही नहीं है और यदि अगर बनती है तो बाली के सभी या निचला कुछ हिस्सा पत्तियों जैसी संरचनाओं में बदले जाता है। इसी कारण इसे हरित बाली के नाम से जाना जाता है। यानी अपन कहेंगे कि यह पुष्प क्रम को प्रभावित करने वाला रोग होता है और इसमें अपन देखते हैं मुख्य रूप से पौधों में बालियां नहीं बनती है और बनती है तो बाली जो होती है वह सभी या निचले कुछ हिस्सों में पत्तियों के समान संरचनाओं में क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है और हरे कलर की अपन कहते हैं दिखाई देती है, इसलिए इसे हरित बाली रोग के नाम से जानते हैं। आगे बात करते हैं इसका जो रोगजनक है उसके बारे में। तो इसका जो मुख्य रोगजनक होता है वह देखिए क्या है। यह रोग जो होता है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला नामक अविकल्पी परजीवी कवक द्वारा होता है। अविकल्पी एक परजीवी कवक होता है, उसके द्वारा यह रोग होता है जो मुख्य रूप से बीज व मृदा जनित होता है। यह बीज व मृदा जनित होता है तथा लैंगिक बीजाणु निषिक्तांड के रूप में क्या रहता है, उत्तरजीवित बना हुआ रहता है। यानी कि यह कवक द्वारा होता है, बीज द्वारा, बीज व मृदा जनित रोग होता है। यह लैंगिक बीजाणु के द्वारा, यानी बीजाणु के द्वारा अपन कहते हैं कि नए प्लांट वगैरह का निर्माण होता है तो वहां पर यह प्रभावित करता है। और निषिक्तांड ओविस्पोर के रूप में उत्तरजीवित बना रहता है। निषिक्तांड अपन कह सकते हैं बीजांड के माध्यम से ये क्या रहता है, जीवित रहता है। फिर आगे देखिए, इसमें देर का अपने हरित बाली जो अवस्था है वह यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। इस डायग्राम में हरित वाली जो अवस्था है उसे प्रदर्शित किया गया है। और इसके बाद में अपन देखेंगे कि बीजाणुधानी दे रखी है यहाँ पर, मुख्य रूप से जो रोगजनक है उसकी बीजाणुधानी को प्रदर्शित किया गया है। अभी अपन ने पढ़ा था कि यह लैंगिक बीजाणु है तो बीजाणुधानी को प्रदर्शित किया गया है और निषिक्तांड को इस डायग्राम में दिखाया गया है। फिर आगे अपन देखेंगे इसका जो मैनेजमेंट होता है इस रोग का, यानी किस प्रकार से इसका प्रबंधन अपन कर सकते हैं। तो प्रबंधन में सबसे पहले अपने क्या आता है, शस्य प्रबंधन आता है, फिर आता है जैविक प्रबंधन और फिर क्या आता है, रासायनिक प्रबंधन आता है। वो अपन कैसे भी कर सकते हैं, शस्य, रासायनिक, जैविक, 3 प्रकार के प्रबंधन होते हैं। फर्स्ट तो देखिए, स्वस्थ एवं प्रमाणित बीजों का ही उपयोग करना चाहिए। यानी सबसे पहले कार्य तो अपने को क्या करना चाहिए, कोई भी बीज बोते हैं तो स्वस्थ होने चाहिए बीज और प्रमाणित बीज होने चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी ने भी दे दिया और अपन ने लगा लिए, प्रमाणित होने चाहिए। जो लेबोरेटरी होती है, सीड्स लेबोरेटरी, वहाँ से तो उन्हीं को उपयोग में लेना चाहिए। गर्मी के दिनों में खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए। गर्मी के दिनों में जो खेत है उसकी गहरी जुताई कर देनी चाहिए। फिर खेत में पड़े सभी पौधों के अवशेषों को जलाकर नष्ट कर देना चाहिए या जमीन में गहरा जो गड्ढा वगैरह होता है वह खोदकर उसमें गाड़ देना चाहिए। ये क्या होते हैं, इसके मुख्य शस्य प्रबंधन होते हैं। शस्य प्रबंधन के बाद में अगर अपन बात करते हैं तो इसका जो रासायनिक प्रबंधन होता है वो देखिए इसमें क्या आता है। तो बीजों को मेटालेक्जिल, जो एप्रोन HD35 के नाम से भी जानते हैं, तो मेटालेक्जिल से 6 ग्राम प्रति किलो बीज या 2.5 ग्राम मैंकोजेब से बीज उपचार करना चाहिए। तो मेटालेक्जिल जो रसायन है उसका उपयोग करना चाहिए। फिर अपन देखते हैं कि जो बुआई होती है तो बुआई के 21 दिन बाद मैंकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर या मेटालेक्जिल के साथ मैंगजो मिलाकर, जिसे रिडोमिल MZ72 भी कहते हैं, तो मेटालेक्जिल के साथ मैंकोजेब को मिलाकर 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से पानी में घोलकर अपने को छिड़काव करना चाहिए। तो ये 2 मुख्य क्या माने गए, इसके रासायनिक प्रबंधन माने गए हैं।
अब बच कौन सा रहा है, जैविक प्रबंधन। तो उसके बारे में देखिए, इसमें क्या करते हैं जैविक प्रबंधन में। स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस और ट्राइकोडर्मा कल्चर द्वारा बीजोपचार एवं पर्णीय छिड़काव भी अपने को करना चाहिए। यानी स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस और ट्राइकोडर्मा कल्चर आता है, उसके द्वारा बीज का उपचार करना चाहिए और पर्णीय छिड़काव यानी पत्तियों पर छिड़काव करना चाहिए। बाजरे की जो रोगरोधी किस्में होती है जैसे पूसा मोती, पूसा 23, WCC 75, ICMH 4051, ICMH 88088, RJ 171 आदि का क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। यानी कि अपन कहेंगे बाजरे की प्रतिरोधी किस्मों का ही चुनाव करना चाहिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि बाजरे की जो प्रतिरोधी किस्में हैं उनके नाम बताइए। तो 2-3 किस्मों के नाम तो अपने को जरूर से याद होने चाहिए, ये पूछ सकते हैं आपसे। तो स्टूडेंट्स, जो पहला रोग था बाजरे का मृदु रोमिलासिता रोग है, हरित बाली रोग, ये अपना कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरे रोग के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं जो बाजरे का अर्गट चेपा रोग होता है उसके बारे में। तो सेकेंड हेडिंग लगा लीजिए नोट्स में, अपने नोट्स बिल्कुल साफ सुथरे बनाने हैं। नोट्स बनाने के पश्चात ग्रुप में आप लोग सभी मेरे पास पिक भेजेंगे, जो कि 2-3 स्टूडेंट्स को छोड़कर किसी की भी नहीं आ रही है, इसलिए सभी स्टूडेंट्स क्या है सक्रिय रहिए और घर पर बैठकर अच्छी प्रकार से नोट्स बनाते हुए पढ़ाई कीजिए, इसमें आप लोगों का काफ़ी फायदा है। तो देखिए अर्गट रोग के बारे में, ये भी बाजरे से संबंधित रोग होता है। अर्गट का सामान्य अर्थ क्या होता है? अर्गट का जो सामान्य अर्थ होता है वो होता है स्क्लेरोसियम। अर्गट का सामान्य अर्थ स्क्लेरोसियम होता है। यह स्क्लेरोसियम कवक के उत्तकों से निर्मित एक गहरे भूरे या काले रंग की क्या होती है, कठोर संरचना होती है। जो स्क्लेरोसियम होती है वह जो फंजाई या कवक होते हैं उनके जो टिश्यूज होते हैं ऊतक, उनसे बनी हुई एक गहरे भूरे या ब्लैक रंग की एक कठोर हार्ड संरचना अपने मानते हैं। तो कठोर संरचना होती है। फिर क्लेविसेप्स नामक कवक के स्क्लेरोसिया से जो एल्कोइड प्राप्त होता है, जो एल्कोलॉइड प्राप्त होता है उसे अर्गोटीन या अर्गोटोक्सिन कहते हैं। ये जरूर याद रखना। क्लेविसेप्स नामक कवक के स्क्लेरोसिया से, स्क्लेरोसिया यानी कवक के उत्तकों से निर्मित एक कठोर स्ट्रक्चर, तो उससे जो एल्कोलॉइड प्राप्त होता है उसे अपन क्या कहते हैं, अर्गोटीन या अर्गोटोक्सिन के नाम से अपन उसे जानते हैं, अर्गोटोक्सिन कहते हैं, जिसको खाने से पशुओं एवं मनुष्य के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अगर इसको पशु वगैरह मनुष्य खा लेते हैं तो बीमार वगैरह हो जाते हैं, पेट दर्द वगैरह आदि क्रियाएं होती है, तो हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अब इसमें होता क्या है, जिससे मनुष्य में पेट दर्द, सिर चकराना, उल्टी, अतिसार लक्षण प्रमुख होते हैं। कवक के स्क्लेरोसिया खाने से मनुष्य व जानवरों में जो रोग होता है उसे अर्गोटिज्म कहते हैं। तो देखिए अर्गोटीन, तो एल्कोलॉइड जो प्राप्त होता है उसे अर्गोटीन या अर्गोटोक्सिन कहते हैं, और इनके खाने से मनुष्य और जानवरों में जो रोग होता है उसे क्या कहते हैं, अर्गोटिज्म कहते हैं। तो स्टूडेंट जरूर ध्यान रखना, छोटा क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है। फिर आप लोग हेडिंग लगाओगे लक्षण। लक्षण क्या क्या होते हैं इस रोग के? तो लक्षण में देखिए, इस रोग के लक्षण पुष्पीय अवस्था के समय दिखाई देते हैं, यानी जब पुष्प लग रहे होते हैं उसी समय इसके लक्षण दिखाई देते हैं। और रोग को लक्षणों के आधार पर 2 भागों में डिवाइड किया गया है, 2 भागों में डिवाइड। सबसे फर्स्ट दे रखा है मधु बिंदु अवस्था जो होती है, मधु बिंदु अवस्था। तो रोग की इस अवस्था में सर्वप्रथम छोटी छोटी गुलाबी शहद के रंग की द्रव्य पदार्थ की बूंदें बालियों पर दिखाई पड़ती है। यानी कि इसमें अपन देखेंगे कि रोग की जब अवस्था आएगी तो सर्वप्रथम छोटी छोटी गुलाबी रंग की शहद के रंग की अपन कहते हैं द्रव्य समान पदार्थ की बूंदें बालियों पर दिखाई देने लग जाती है, जो बाद में जो अपन देखते हैं कि बाद में भूरे रंग के चिपचिपे पदार्थ के रूप में बाली पर फैल जाती है, पूरी बाली के ऊपर फैल जाती है। इसी कारण बाजरे का चेपा रोग भी इसे कहते हैं, क्योंकि ये बाद में क्या करती है, भूरे रंग के चिपचिपा एक पदार्थ के रूप में पूरी बाली पर फैल जाती है, इसीलिए इसे बाजरे का चेपा रोग
कहते हैं। अब इस डायग्राम में देखिए अपन प्रदर्शित कर सकते हैं कि जो फर्स्ट वाला जो क वाला डायग्राम है ये तो मधुबिंदु अवस्था को प्रदर्शित कर रहा है बाजरे के अर्गट रोग में, और दूसरा जो स्क्लेरोसी अवस्था है उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है, स्क्लेरोसी अवस्था को। आगे अपन देखेंगे कि जो तीसरा जो डायग्राम देख रहा है गैर नंबर का, वह भी अपन कहेंगे स्क्लेरोसिया को प्रदर्शित कर रहा है, और घ नंबर का जो है वह पेरिथीसिया या एस्कस या एस्को बीजाणु को प्रदर्शित कर रहा है। अब अपन देखेंगे इसके बाद में स्क्लेरेसिया अवस्था क्या होती है। स्क्लेरेसिया अवस्था तो जो मधुबिंदु अवस्था के 10 दिनों बाद रोग ग्रसित बालियों में दानों की जगह गहरे भूरे या काले रंग के क्या बन जाते हैं, स्क्लेरोसिया बन जाते हैं, यानी कि दाने समान संरचना बन जाती है। मधुबिंदु अवस्था के 10 दिन बाद रोग ग्रसित बालियों में दानों की जगह गहरे भूरे या काले रंग के स्क्लेरोसिया बन जाते हैं। वह देखने को मिलते हैं, अपन बाजरे में देखते हैं, घरों वगैरह में भी अपने बाजरा वगैरह अपने उगाते हैं तो उसके जो सीटे होते हैं उनमें बालियों में अपने को यह रोग दिखाई देता है। तो ये होता है स्क्लेरोसिया अवस्था। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं कि इस रोग का जो पैथोजन होता है यानी कि रोगजनक होता है उसके बारे में। तो इसका रोगजनक देखिए वह होता है क्लेविस्पस, क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस, क्लेविसेप्स ये से है, फिर आधा पै फिर से, क्लेविसेप्स फिर आधा फै यूजी फ्यूजिफॉर्मिस, क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस नामक कवक के द्वारा होने वाला यह क्या होता है, रोग होता है। और यह कवक मुख्यतः मृदा जनित होता है। कवक जो होता है मृदा जनित होता है, लेकिन कवक के जो स्क्लेरोसिया होते हैं वो बीजों के साथ मिश्रित होकर भी खेत में पहुंचे जाते हैं। इस कवक के जो स्क्लेरोसिया होते हैं बीजों के साथ मिश्रित होकर खेत में पहुंच जाएंगे। अतः यह कवक स्क्लेरोसिया के द्वारा उत्तर जीवित रहता है यानी जीवित बना रहता है। और मृदा में पड़े स्क्लेरोसिया बाजरा में पुष्पन के समय अंकुरित होकर एस्को बीजाणु का निर्माण करते हैं। एस्को बीजाणु अभी डायग्राम में अपन ने संरचना भी देखी थी, उस एस्को बीजाणु का ये क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। यह एस्को बीजाणु वायु प्रवाह के द्वारा नवजात पुष्पों, वायु प्रवाह के द्वारा अपन कहेंगे नवजात पुष्पों पर पहुंचकर संक्रमण करते हैं। ये इसको बीजाणु वायु प्रवाह द्वारा नवजात पुष्पों पर पहुंचकर संक्रमण करते हैं। तो इसके रोगजनक की विशेषता। बाद में अपन बात करते हैं प्रबंधन में। तो प्रबंधन में सबसे पहले क्या आता है, शस्य प्रबंधन फर्स्ट। तो इसमें खेत की ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करनी चाहिए, यानी खेतों के अंदर अपन क्या करते हैं, गर्मियों के अंदर जो जुताई वगैरह की जाती है वह थोड़ी सी क्या करनी चाहिए, गहराई से करनी चाहिए, जिससे अपन देखते हैं कि कोई भी फंगस कीट वगैरह होते हैं तो वह क्या आते हैं, ऊपर आ जाते हैं मिट्टी पर, और वह टेम्परेचर के प्रभाव वगैरह से उन्हें क्या किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। फिर अपन कहते हैं स्वस्थ व स्क्लेरोसिया मुक्त बीज की क्या करनी चाहिए, बुआई करनी चाहिए। यानी कि मानक सर्वमान्य बीज जो अपन मानते हैं, जो सीड लेबोरेटरी होती है उनसे अपन देखते हैं कि बीजों को क्या करना चाहिए, वहाँ से जब मान्यता मिल जाती है तो उन बीजों का क्या करना चाहिए, अपने को बुआई करनी चाहिए, जिससे जो पैदावार होती है वह क्या होती है, अच्छी होती है। आगे अपन देख सकते हैं कि इसी के अंदर थर्ड नंबर, अगेती बुआई करके रोग का प्रकोप कम किया जा सकता है। अगेती बुआई यानी कि समय से पहले, अगेती बुआई समय से पहले किसी फसल को बोना अगेती बुआई कहलाता है। तो अगेती बुआई करके रोग का प्रकोप कम किया जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक जो रोग होता है उसका एक निश्चित समय, निश्चित जीवन चक्र होता है। तो उसको अगर मात देनी है तो समय से पहले अपने को बुआई कर देनी चाहिए, जिससे उस रोग का जो प्रभाव वह कम से कम हो सके। अगला पॉइंट कहता है कि खेत में रोग दिखाई देते ही रोग ग्रसित बालियों को क्या कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए, उन्हें जला देना चाहिए या गड्ढा खोद कर क्या कर देना चाहिए, गाड़ देना चाहिए। फिर पांचवा पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, कि बुआई से पूर्व जो बीज है उन बीजों को 20% नमक के घोल में डुबो देना चाहिए, क्योंकि नमक क्या करता है, अशुद्धियों को दूर करने का कार्य करता है। तो नमक के घोल में डुबो देना चाहिए तथा घोल पर तैरते हुए स्क्लेरोसिया को निकाल देना चाहिए। घोल पर जो स्क्लेरोसिया तैरने लग जाते हैं ऊपर, उन्हें अलग कर देना चाहिए। वह नीचे बैठे हुए बीजों को साफ पानी से धोकर
छाया में सुखाकर बुआई के काम में लेना चाहिए। क्योंकि पानी के अंदर अगर बीजों को अपन बो देते हैं, उनके अंदर डुबो देते हैं, तो अपन देखते हैं जो हल्के बीज होते हैं, जिनके अंदर किसी प्रकार की जो अपन मान सकते हैं खोखले बीज होते हैं, वह क्या हो जाते हैं, तैर कर ऊपर आ जाएंगे, अशुद्धि ऊपर आ जाएगी, तो उन्हें आसानी से अलग कर देंगे। और जो अच्छे बीज होंगे वह पेंदे में बैठ जाएंगे, जिन्हें अपन प्राप्त करके उनकी बुआई कर सकते हैं। फिर अपन देखते हैं कि जो फसल कटाई के बाद, यानी फसलों की कटाई हो जाती है, तो उसके बाद खेत में पड़े जो रोग ग्रसित पौधों के अवशेष होते हैं, उनको क्या करना चाहिए, इकट्ठा करके सबको जला देना चाहिए। अपन क्या करते हैं, फसल की कटाई कर लेते हैं, फिर खेत में जो रोग ग्रसित पेड़ पौधे होते हैं अवशेष, उनको ऐसा ही छोड़ देते हैं, जिससे वह क्या करते हैं, अगली बार फसल वगैरह बोते हैं तो उसको हानि पहुंचाते हैं। तो अपने को क्या करना चाहिए, फसल कटाई के पश्चात उन सारे अवशेषों को एक जगह एकत्रित करना चाहिए और उन्हें क्या कर देना चाहिए, जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। फिर आगे अपन देखेंगे जो इसका रासायनिक प्रबंधन होता है उसके बारे में। रासायनिक प्रबंधन क्या होता है, तो फर्स्ट तेरे अपने रासायनिक प्रबंधन। तो खड़ी फसल में रोग को नियंत्रित करने हेतु कवकनाशी का छिड़काव करना चाहिए। यानी कवक के द्वारा होने वाली बीमारी है, तो कवकनाशी का अपने को क्या करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए। इसके लिए जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आता है 0.25%, या जाइनेब 0.25%, या कार्बेंडाजिम 0.1%, या प्रोजीकोनाजोल 0.1%, इनका छिड़काव करना चाहिए। अब जो प्रथम छिड़काव है फूल आने के तुरंत पहले, इनका जो प्रथम छिड़काव करना है वो तो पुष्पन क्रिया से जस्ट पहले करना चाहिए, तथा अन्य 2 छिड़काव 7 से 10 दिन के अंतराल पर करने चाहिए। यानी कि 3 बार अपने को इनका क्या करना है, छिड़काव करना है। तो ये तो था इसका रासायनिक प्रबंधन। अब बच रहा है इसका जैविक प्रबंधन के रूप में क्या करना चाहिए अपने को, तो वह देख लीजिए। फर्स्ट होता है जैविक नियंत्रण हेतु फ्यूजेरियम सम्बुसिनम। फ्यूजेरियम सम्बुसिनम नामक जो कवक आता है उसका क्या करना चाहिए, अपने को उपयोग करना चाहिए। यह क्या होता है, एक प्रति कवक माना जाता है, यानी जिस कवक से अपन मान रहे हैं रोग हो रहा है उसको ये कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो जैविक नियंत्रण हेतु फ्यूजेरियम सम्बुसिनम नामक कवक का उपयोग करना चाहिए। और इसकी जो प्रतिरोधी किस्में जो होती है, जैसे पूसा 23, WCC 75, ICMH 8808 आदि का रोग प्रतिरोधी किस्मों का अपने को क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, जिससे यह रोग क्या हो सकते हैं, अपन इस पर नियंत्रण पा सकते हैं। तो इसी के साथ अपना जो दूसरा रोग है बाजरे का अर्गट या चेपा रोग, वह भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब आपको जो मेन बात मैं बताना चाह रहा हूँ वह सुनिए, कि कई जो स्टूडेंट्स होते हैं वह क्या कर रहे हैं कि डिमांड कर रहे हैं रीट एग्जाम के लिए तैयारी के लिए। तो अपन देखेंगे कि रीट एग्जाम के लिए मैं स्टूडेंट की डिमांड को देखते हुए डेली में 3 वीडियो उपलब्ध करवा रहा हूँ। और उसका कारण यही है कि लॉकडाउन चल रहा है, सभी स्टूडेंट घरों में कोचिंग क्लासें ले नहीं पा रहे हैं, तो उनकी तैयारी बाधित न हो, इसलिए मेरे चैनल पर डेली में 3 वीडियो प्रातः 6 बजे, दोपहर 1 बजे और रात्रि 8 बजे रीट से संबंधित वीडियो अपलोड कर रहा हूं, जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट्स के वीडियो उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। अतः आप सभी से निवेदन है कि रीट की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स आपकी नज़र में हैं, उन सब के पास अपने चैनल को शेयर कीजिए और अपने चैनल से उन्हें जोड़िए। और आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और उन स्टूडेंट्स के पास आज का वीडियो शेयर कीजिए जो बायोलॉजी या एजी बायोलॉजी से संबंध रखते हैं। और कोई चैनल पर नया है तो वह चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके बेल आइकन जरूर दबाइए। पिछले वीडियो देखने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए या अपने टेलीग्राम जो चैनल है उसे आप ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले रोगों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।